नमस्कार, सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त चुनाव का पहला फेज गुजर चुका है, दूसरे फेज की वोटिंग होनी है और इस दौरान चुनावी गर्मी जो मौसम की गर्मी है उससे टक्कर लेती हुई दिख रही है। रोज नए आंकड़े आ रहे हैं। इसी बीच अगर इस पूरे देश की इस चुनावी लीला में कुछ चेहरे जिनको अब इस पूरी फिल्म का स्टार कहा जाए, उनमें से एक सीट पर हैदराबाद में लड़ रही माधवी लता भी शामिल हैं। अब तक हैदराबाद में कौन कैंडिडेट ओवैसी के सामने लड़ रहा है, इस पर शायद ही चर्चा होती हो। आप में से शायद कितने दर्शक ये जानते होंगे कि भगवंत राव 2 बार चुनाव लड़े, आरएसएस से निकले बीजेपी के सदस्य और लंबे समय तक वहां पार्टी की कमान लेकर हैदराबाद में चलने वाले भगवंत राव की चुनौती को शायद ही देश में किसी ने गौर किया हो। लेकिन माधवी लता जो पहली बार राजनीति में तब आई जब उनको नॉमिनेशन करने के लिए, जब उनका नाम मार्च में घोषित हुआ तो कहा गया कि ये पहली बार सदस्य बनी जब इनका ये तय हो गया कि टिकट फाइनल होगा। ये अलग बात है कि वो पहले से जो इंद्रेश कुमार है या जो मुस्लिम जो मंच चलाते हैं वो उनके साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि उनके मुताबिक माधवी लता के कि वो लंबे समय से मदरसों पे मुस्लिम महिलाओं के लिए हैदराबाद यानी जो पुराना हैदराबाद है उसके बीच में काम करती रही हैं। लिहाजा उनको जब टिकट मिला तो अचानक एक सीट जो आज तक सिर्फ ओवैसी परिवार के गढ़ के तौर पर जानी जाती रही, उसमें अचानक एक हलचल मच गई। माधवी लता अपने बयानों से सुर्खियों में आई, लेकिन 17 अप्रैल के एक जुलूस के दौरान जो उन्होंने जिस तरह से रामनवमी के इस जुलूस में एक काल्पनिक वाण चलाते हुए दिखाया और उसके बाद वो वीडियो कहीं और घूम के जाता है, उस वीडियो में दिखता है कि जैसे एक मुस्लिम धार्मिक स्थल दिखाई देता हो। इस तरह के उस वीडियो के बाद ये विवाद इतना बढ़ा कि एक शख्स ने बेगम बाजार थाने में एफआईआर करा दी और पुलिस ने भी इसको 295 में दर्ज कर लिया, जिसकी जांच एसआईटी करने की बात की है। इसके बाद तो जैसे मौका मिला और ओवैसी साहब जो अभी इस चुनाव में हार तो शायद बहुत अभी कह पाना बहुत मुश्किल था और एक बड़ा शब्द था, क्योंकि जिस सीट पर 4 दशक से ये परिवार जीत रहा हो, एक तरह से ये परिवार की जो सीट हो गई हो और वहाँ का जो जातीय या धार्मिक गणित है जिसके बारे में आप अगर कुछ कहते हैं तो लोग शायद ये कहते हैं धर्म के आधार पर बात होती है, लेकिन वोट वहाँ उसी तरह पड़ता दिखता है। ये 59% वोटिंग वहाँ मुस्लिम वोटर्स हैं वहाँ उस सीट पर। लगभग 18-19 लाख की सीट है और उससे भी बड़ी बात यह है कि वहाँ लाखों के वोट काट दिए गए हैं। इसमें देखना पड़ेगा कि 2019 से 2024 के बीच का ये वोटरों का कटा हुआ अंतर कितना प्रभाव अलग बदलता है, इस डेमोग्राफी पर असर डालता है। लेकिन माधवी लता ने इस पूरी सीट को चर्चा में ला दिया। अन्नामलाई के बाद माधवी लता एक तरह से इस पूरे परिदृश्य में बाद में आई, लेकिन फिर वो छा गई। आप हर चैनल पर, हर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर या अखबारों में माधवी लता को उनके या तो वो श्लोक सुनाती हैं, अक्सर भजन गाती हैं, उनका गला बहुत अच्छा है, भरतनाट्यम की वो कलाकार भी रही हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई उन्होंने की एमए तक, मुझे लगता है उसके सारे अध्याय हैं उनको सही से प्रैक्टिकल करती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि चुनाव में कहा जाता है कि पहला है आपका पर्चा और फिर चर्चा। तो वो चर्चे में हैं, पर्चा वो दाखिल कर चुकी हैं और अब जनता को देखना है। आज इसी पर बात करने के लिए कि क्या वाकई एक तीर जो छोड़ा वो निशाने पर लग गया है, क्या वाकई माधवी लता ने एक शांत ठहरे हुए पानी में बड़ी हलचल खड़ी कर दी, और क्या ये हलचल वाकई जीत तक पहुंच सकती है, क्योंकि पसमानदा और महिला वोटर्स को अपने हक में बता रही माधवी लता का कहना है कि पहली बार ऐसा होगा कि जो चार मीनार या उसके इलाका आसपास है वहां की मुस्लिम महिलाएं वोट करेंगी। मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए अनुपम मिश्र जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप जानते हैं घूमता आईना में उनको देखते हैं और उनका आईना
मुझे लगता है कि बिल्कुल सही शक्लें दिखाता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुपम जी। और मेरे साथ राजकिरण हैं। राजकिरण साउथ इंडिया के उन अच्छे जर्नलिस्ट में से हैं जो वहां उठने वाली बारीक से बारीक घटना पर गहरी नजर रखते हैं। तो शुरुआत तो मैं पहले समझने की कोशिश करता हूं राजकिरण से कि एफआईआर का मसला क्या है, और फिर मैं आऊंगा अनुपम जी के पास कि आखिर इतनी बौखलाहट क्यों है। अभी समझते हैं राजकिरण, ये जो है मसला कि वो उस दिन जो हुआ उसके बाद जिस तरह से ओवैसी रिएक्ट किए और उसके बाद फिर एफआईआर होगी, अभी इस समय मसला क्या है, वहां चल क्या रहा है? जी हाँ धीरेन्द्र जी, अभी देखा गया तो रामनवमी के बाद यहाँ के समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। मतलब वोट हिंदू अलग मुस्लिम अलग इस तरह से बढ़ गया है। असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से माधवीलता उस दिन उस बो एंड एरो का गेस्चर किया है, उसको मुस्लिम समुदाय के लोगों में बड़ी खूबी से ले जा रहे हैं। कई सारे जलसे किए पिछले 4 दिन में, 4 से 5 जलसे किए हैं, और हर जलसे में असदुद्दीन ओवैसी बार बार इस चीज को दोहराते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट करने की बात कर रहे हैं, और यहाँ के माहौल बीजेपी माधवीलता खराब करने के आरोप भी कर रहा था। दूसरी तरफ देखा गया तो माधवीलता हिंदू वोट बैंक को इकट्ठा करने में इस गेस्चर के बाद उन्होंने यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। हिंदू एक तरफ अभी आगे है, जहाँ पर ग्राउंड लेवल पे देखा गया तो यहाँ पर माधवीलता बार बार ये बात कहती आ रही है कि मैं उस तरफ मस्जिद के तरफ या कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर के तरफ हमने कुछ इस तरह से नहीं किया है, पर कोई वीडियोग्राफर ने उसको पैन करते हुए दूसरी तरफ मेरे आगे की तरफ जो मस्जिद था उसको दिखाकर इस पूरे वीडियो को वायरल किया जा रहा है, सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है। और माधवीलता का आरोप है कि ये कोई एमआईएम या बीआरएस के नेता इस तरह से करे हैं, मगर ग्राउंड लेवल पे देखा गया तो पूरी तरह से समीकरण यहाँ पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बीफ शॉप पे जाकर काटते रहो इस बात किया है, और उसको लेके माधवीलता इस चीज को उठा रही है, पब्लिक में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर तुष्टीकरण राजनीति करने के आरोप कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे तो बहुत ही मतलब हीट दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में अभी तक हैदराबाद के इतिहास में 40 साल में इस तरह की इलेक्शन कभी किसी ने नहीं देखा है, जो माधवीलता बीजेपी के उम्मीदवार आने के बाद यहाँ पर एक बीजेपी का एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब की बार निकल पाएगी। मगर असदुद्दीन ओवैसी को ये मैं कहना चाहता हूँ, अब की बार जितना आसानी से हर बार 2 लाख से 3 लाख वोटों से वो असदुद्दीन ओवैसी जीतते आ रहे हैं, शायद उनके फादर भी सलाउद्दीन ओवैसी भी जीतते आए हैं, जितने आराम से जीतते थे अभी इस बार उतना आराम से जीतने में उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो पाएगा। जी हमारे साथ तो सैयद जाफर साहब भी जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले अनुपम जी के पास मैं चलता हूं। अनुपम जी, क्या ये कोई बौखलाहट लग रही है? क्या आपको लगता है कि एक माधवीलता इतनी बड़ी चुनौती पेश कर सकती है? क्योंकि ओवैसी परिवार 40 साल से 1 2 10 5 15 20 नहीं 40 साल से उस सीट पर एक जागीर उनकी बन चुकी है, और लोकतांत्रिक जागीर मैं कहूंगा, क्योंकि वो जीत के आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई इस तरह की जागीर है, लेकिन एक लोकतांत्रिक जागीर उनकी हो गई है कि वहां कोई भी हो। क्योंकि मैं यहां नाम ले दूं, आपको शायद लगेगा 1996 में वेंकैया नायडू हारे हैं 93,000 से, शायद 73 से, और उससे पहले चंद्रबाबू नायडू भी हार चुके हैं। तो ऐसा क्या है कि एक अनाम महिला जो इससे पहले जिनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है वो आती हैं, तो क्या वो ओवैसी की चाल को समझ के उसी तरह खेलती हैं? इसीलिए ओवैसी इस फ्रंट पर थोड़ा सा आपको बौखलाते दिख रहे हैं, या ये ओवैसी की रणनीति है? देखिए, चुनौती तो पुनीत साहब मानने वाले से है कि किसने किसकी कितनी चुनौती मानी। ओवैसी का जो यूएसपी है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है,
वो द वे ही कनेक्ट्स विद द मासेस, जिस तरह वो जनता से संवाद करते हैं, आपने देखा उनकी बातचीत की एक विशिष्ट शैली है और वो बड़े खुल के कम्युनल इश्यूज़ को उठाते हैं। आपको याद होगा कि उनके छोटे भाई अकबर ओवैसी, उनका 2014 में वो वीडियो जिसमें वो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कर रहे थे, तो एक उनका अपना एक बड़ा एग्रेसिव अंदाज़ है। लेकिन इधर जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ओवैसी काफ़ी कुछ एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे और ज़माने बाद हमने उनका एक ऐसा वीडियो देखा जहाँ पे वो एक बीफ शॉप पे जाते हैं, हाथ में माइक लिए हुए हैं और पढ़ते हैं ज़ीशान बीफ शॉप, और फिर जाके वहाँ जाते हैं, वहाँ पे गाय या भैंस कटी हुई लटकी हुई है और उसको देख के कहते हैं काटते रहो काटते रहो। तो ये एक बड़ा प्रोवोकेटिव वीडियो था। ओवैसी को इस लिमिट तक क्यों जाना पड़ा? अभी देखिए आपसे बात हो रही थी, आज ही तो देख रहे हैं कि साहब ओवैसी अब जाके बिहार के लिए निकले हैं। ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव ही नहीं लड़ रहे, वो कहीं उन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए और फाइनली उन्होंने कह दिया कि सर हम पल्लवी पटेल को समर्थन हैं। पल्लवी पटेल की पार्टी अभी कितना चुनाव लड़ पाएगी, क्या गठबंधन है, लेकिन ओवैसी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यूपी में लड़ नहीं रहे हैं, बिहार में इतना लेट निकले हैं। यानी कहीं ना कहीं देखिए जीत हार तो बड़ी अलग सी बात है, क्योंकि हैदराबाद की सीट पे 60% मुस्लिम हैं। आप कितने वहाँ पे वो फ़र्ज़ी वोट कार्ड दिए गए और कितने फ़र्ज़ी कार्ड ख़त्म कर दिए गए, ये जानकारी तो मेरे पास नहीं, लेकिन 60% मुस्लिम बहुत बड़ी एक संख्या होती है। दूसरी तरफ जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, ये एक मुस्लिम महिलाओं के लिए ज़माने से बैंक चला रही हैं और वहाँ पे मुस्लिम महिलाओं को लोन वगैरह की व्यवस्था कराती हैं, मुस्लिम बस्तियों में ज़माने से काम कर रही हैं। हालांकि मेरा अपना तजुर्बा बताता है कि ये सब चीज़ें जब आप भाजपा के कैंडिडेट होते हैं तो बहुत चलती नहीं हैं। अभी आप देखिए 8 सीटों पे चुनाव हुआ, पहले चरण पे लगातार चर्चा हो रही है कि मुस्लिम वोट सपा को गया, बसपा को गया, कांग्रेस को गया, किसको गया, चंद्रशेखर को गया। कहीं आपने नहीं सुना होगा कि मुस्लिम वोट भाजपा को कितना गया। तो मुझे नहीं नज़र आता कि उनको मुस्लिम वोट मिलेगा। लेकिन इन सारे फैक्ट्स के बावजूद हकीकत ये है कि भाजपा उम्मीदवार ने ओवैसी को हैदराबाद तक सीमित कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो ओवैसी जो हैदराबाद में पर्चा दाखिल करके पूरे देश का दौरा करना लगते थे, उनको मालूम था हैदराबाद में तो जाना अब ज़रूरत भी नहीं है, हम तो वहाँ तो जीत ही जाएंगे। वो ओवैसी हैदराबाद से निकल नहीं पा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में वॉकओवर दे चुके, पहली बार किया ओवैसी ने ऐसा। और बिहार जहाँ पे वो सीमांचल में अपनी बहुत ज़्यादा पकड़ देखते हैं, वहाँ के लिए भी वो कल ही निकले हैं और देखिए कितना समय बिता पाएंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ी जीत भाजपा उम्मीदवार की स्थिति नहीं, जीत हार तो बात की बात है। एक बड़ी उनकी उपलब्धि ये है कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद तक बांध के रख दिया है। पुलिस सर जी, मेरे साथ सईद जाफर साहब जुड़े हैं। पूरा मतलब जो कहें कि दक्षिण की राजनीति पे उनका अच्छा दखल है, अखबार भी वहाँ चलाते हैं। सईद साहब एक बात बताइए कि ओवैसी परिवार की ये सीट है तमाम जगह पे, ये हमेशा यहाँ उत्तर भारत में तो बहुत बड़ा विवाद आजकल चल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं परिवारवाद से लड़ना है ना, बहुत सारे मसले हैं और सब जगह ये बात भी हो रही है। लेकिन एक परिवार के पास 40 साल से वो सीट है, एक परिवार के पास कोई दूसरा ना कोई परिवार खड़ा हुआ है, ना कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा होता है। उनके भाई विधायक हैं, हालांकि 6 सीटों में सिर्फ एक पर चंद्रायन गुट्टा पर विधायक हैं। बट ये क्या जादू है इसमें? मतलब एक चीज हमको माननी पड़ेगी कि उन्होंने इतना ग्रुप बनाया है, लेकिन ये जादू क्या है? क्यों लोग उनके पास हैं? लोग दूसरी तरफ जाना भी नहीं सोचते और कोई विकल्प भी नहीं आता है। और दूसरा ये कि क्या वाकई माधवी लता ने उनको एक जगह खड़े होने पर मजबूर किया है? क्या दोनों सवालों पर आपका जवाब? जी, सबसे पहले मैं आपके नाज़रीन को, आपके व्यूवर्स को नमस्ते कहता हूँ। देखिए, आपका जो सवाल है, वो सवाल थोड़ा-सा इसमें मुझसे अभी जिस हमारे सहाफ़ी ब्रदर ने जो कहा, उस पे थोड़ा-सा मैं ये बता दूँ कि माधवी लता ने अभी तक असदुद्दीन ओवैसी को बांध कर नहीं रखा है, क्योंकि कांग्रेस से ये सीट पर अभी तक कांग्रेस का कोई कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर नहीं किया गया हैदराबाद से। तो शायद मुमकिन है कि कुछ बात कांग्रेस की चल रही है असदुद्दीन ओवैसी से कि वो महाराष्ट्र में और जहाँ-जहाँ पे कांग्रेस स्ट्रांग है, वहाँ पे अपने कैंडिडेट को ना ठहराए।
उसके रिटर्न में हम हैदराबाद में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को नहीं डाल सकते, क्योंकि अमजदुल्ला खालिद एक एमबीटी यहाँ की पार्टी है, मजलिस बचाओ तहरीक, जो मजलिस की ही पार्ट है, रिवोल्ट कर कर एक पार्टी बनी है। वो पार्टी को मुमकिन है कि इंडिया ब्लॉक में लेकर हैदराबाद से सीट देने की बात हो रही थी, मगर उसको रोकने के लिए मुमकिन है कि कांग्रेस से कुछ सीटों पर मजलिस पार्टी अपना कैंडिडेट को नहीं ठहराएगी। रही बात माधवी लता की, 40 साल में पहली बार बहुत ही ज़बरदस्त बीजेपी की जानिब से कम्पीट किया जा रहा है। इसकी एक वजह यह है कि ये लेडी जो माधवी लता है, ये घर घर खुद जा रही है। होता यह था कि जो भी बीजेपी का कैंडिडेट होता था वो सिर्फ यात्राएं करता था, गाड़ी से उतरकर आवाम से नहीं मिलता था। तो इस लेडी को हमने जो देखा है, ये लोगों से बिल मुशाफा मिल रही है, डायरेक्ट कांटेक्ट में जाकर घर घर डोर टू डोर कैनवेसिंग कर रही है। तो ये ख़ास तौर पे असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो वोटर्स है वो मर्द तो है ही, और लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा, ख़वातीन कहते हैं, ख़वातीन भी ज़्यादा वोटर्स है। मगर ख़वातीन को एक हद तक माधवी लता ने राग़िब करने की, ख़रीब करने की बहुत कोशिश कर रही है। तो उनको, क्योंकि इस वक्त हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का किसी से मुकाबला नहीं है, वो जितने वोटों से जीता करते थे उन वोटों से ज़्यादा इस बार जीतेंगे वो। मगर क्योंकि माधवी लता की जो कंपेनिंग और उनकी जो पदयात्राएं हो रही है, वो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी को भी हिलाकर रख दी है। और ये जो आपने एफआईआर की बात की हमारे राज ने, तो वो एफआईआर को, मेरा उस पर यह मानना है कि वो एफआईआर पहले उस कैमरामैन पे किया जाए जिसने बांड को मस्जिद की तरफ लोगों का डाइवर्शन किया, एक नैरेटिव बनाया कि ये मस्जिद को तीर बता रही है। पहले वो कैमरामैन पे केस होने की ज़रूरत है। जी, बहुत आपका सही वो है आकलन, क्योंकि उसमें वो सिर्फ चला रही हैं, उसके बाद वो जानबूझ के कैमरा उस तरफ जाता है, ये अलग है। लेकिन एक चीज़ मैं ये समझना आपसे इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि आप वहाँ लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं कि एक सिर्फ मुस्लिम होने के नाते या अपनी सिर्फ भाषण शैली के नाते एक परिवार इतने लंबे समय तक कैसे राज कर सकता है एक हिस्से में कि दूसरा कोई अल्टरनेट किसी भी पार्टी हो या किसी का हो, क्योंकि ये बड़ी चीज़ है। रजाकारों के साथ रिश्तों को लेकर सवाल उठा कि भाई कासिम रजा चले गए तो इनके बाबा हुआ करते थे जो न अब्दुल वहाब ओवैसी, उनके पास थी, उनके बाद सलाउद्दीन ओवैसी, और अब ओवैसी साहब, और अब उनके साहिबजादे भी दिखने लगे हैं, मतलब मंच पे आने लगे हैं। तो ये मतलब क्या कारण है, आप उसको अगर समराइज कर सके, क्योंकि जो उत्तर भारत के लोग हैं उनके पास ये जादू समझने का कारण नहीं, क्योंकि यहाँ परिवारवाद पर बात होती है, बड़े बड़े परिवार, बड़े बड़े गढ़ यहाँ ढह गए हैं, लोग, नई राजनीति आई है, लोगों के नए सपने भी हैं, आप ही के यहाँ भी एजुकेशन में बदलाव आए होंगे, लेकिन वो क्या लगता क्या है? यहाँ पे देखिए, ये जो परिवारवाद का जो नारा है, ये परिवारवाद तो हिंदुस्तान में है ही। जो राजवाड़े थे, जो महाराज थे, जो राजपूत थे, यानी आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंट होने के बाद, अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बाद, ये लोग पॉलिटिक्स में आकर वही महाराज की तरह, राजाओं की तरह, जैसा कि सिंधिया फैमिली है, आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, ये भी परिवाद ही है ये। मगर हम क्योंकि हम इस वक्त जमहूरी मुल्क में हैं, चाहे परिवार हो, जो कैंडिडेट हारता है उसको वोट देने का हक तो पब्लिक को ही है। तो पब्लिक डिसाइड करेगी कि आया हम इसको खारिज कर दे, कि ये जो फैमिली डायनेस्टी है उसको हम खारिज कर दे, ये तो आवाम तय करेगी। हमारे नारे से कुछ होने वाला नहीं है कि परिवारवाद तो हर सियासी जमात में, हालांकि कि भाजपा में आज जितने लोग हैं वो परिवारवाद से है। आप जैसा कि मित्तल फैमिली है और सिंधिया फैमिली है और ठाकरे फैमिली से इत्तेहाद महाराष्ट्र में अलायंस रहा उनका, ये तो परिवार ही रहा है। और रही बात राजनाथ सिंह के बेटे आज लखनऊ में मिनिस्टर है, वालिद उनके सेंट्रल मिनिस्टर है, तो ये हर जमात में रहा है ये। अब यहाँ पर हैदराबाद में एक आपका करेक्शन के लिए बता दूं, अब्दुल ओवैसी साहब जो है वो MP MLA नहीं थे जी, नहीं सुल्तान सलाउद्दीन, मैं जानता हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं क्योंकि उनको अध्यक्षता दी गई थी, बाद में पार्टी बनी, मजलिस बनी, 1957 में इसको वो किया गया, वो मतलब है, मैं तो सिर्फ वो जानना चाह रहा था जी लाइन की, ऐसा रिश्ता कैसे बनता है, मतलब ये रिश्ता, उनकी ताकत कुछ होगी ना, उनकी ताकत क्या है जनता के साथ जो?
देखिए, एक तो आवाम जो है एक अपनापन जिस तरह ज़ाहिर करती है, जिस तरह हिंदी बेल्ट में हम देखते हैं कि हिंदी बेल्ट में बीजेपी को लोग ज़्यादा वोट मिलते हैं क्योंकि ये हमारी जमात है। कहीं न कहीं जो है एक अपनापन हमारी जमात है, ये हमारे हकूक़ जैसा गुजरात में कई अरसे से, कई ज़माने से बीजेपी गवर्नमेंट है। तो उसी तरह हर जगह पे देखिए असदुद्दीन ओवैसी को ये माना जाता है कि पार्लियामेंट में अच्छी बहस करते हैं, अच्छे सवालात उठाते हैं, एक पढ़ा लिखा आदमी है। तो उस बुनियाद पर हैदराबाद के लोगों को एक फ़ख्र महसूस होता है कि हम यहाँ पर एक अच्छे एजुकेटेड आदमी को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी जानिब से। मगर यहाँ पर अच्छा। उनके मुकाबले में भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आपको याद होगा टीडीपी से जाहिद अली खान जो सियासत अखबार के एडिटर है, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और बहुत ही उन्होंने टफ कम्पीट किया था असदुद्दीन ओवैसी को। ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान हो। देखिए ये मुसलमान हिंदू वाली बात नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको वो हिंदू भी वोट देते हैं जिस तरह बीजेपी को मुसलमान भी वोट देते हैं। मगर ये बताना कि पुराने शहर में तमाम मुसलमान रहते हैं, अब ये माधवी लता जो है कई मुस्लिम लोगों को साथ लेके फिर रहे हैं, मगर मुसलमान उनके साथ भी है। तो हम सियासत में ये मजहबी नफरतों को हटाकर अगर हम हमारे मुद्दों पर बहस करें, डेवलपमेंट पर बहस करें, ये ज़रूर है कि पुराने शहर में डेवलपमेंट की कमी है, उसका किस तरह से हल किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ये बात तय है, ये लोग उठाते भी है। ये मगर मीडिया आपका जो नेशनल मीडिया है, उस पे नहीं गौर करता है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी के वर्ड्स को लेकर अपना बात चलाते हैं। यहाँ के डेवलपमेंट पे, यहाँ पे जो हो रही हालात, उस पे भी शायद मैं समझता हूँ, उसकी भी रिपोर्ट आने की ज़रूरत है। काफ़ी जी। यहाँ पे मुश्किलात आप है, आ, कोई आपके डेवलपमेंट नहीं है और असदुद्दीन ओवैसी का जो बजट है, वो हैदराबाद पर कभी मुकम्मल नहीं हुआ, मतलब वो वापस जाता है। जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं। यही सवाल जो आपने बताए वही सवाल, चूंकि ये सवाल बहुत जरूरी थे, अहम सवाल है। राजकिरण, ऐसा क्या हुआ? मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी तक भगवंत राव भी 2 लाख से हारे, और अगर उनका हम लोग अगर डाटा जरा सा भी देखने की कोशिश करें तो असदुद्दीन ओवैसी के वोट बजाय इसके कि वो कम हो, पहले वो 42% पर आए। जब उन्होंने 2009 में चुनाव था, उनके पास 42% वोट था, फिर 2014 में 52% हुआ, और इस बार एआईएम पे 58% वोट था, यानी लगभग 59% वोट था आबादी के बराबर। आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी के इस पूरी इतनी बड़ी उसके बावजूद माधवी लता क्या पेनिट्रेट कर सकती है? और क्या आपको क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी की ताकत क्या है वहां? ऐसा क्या ताकत है? क्योंकि अगर हम लोग इस डाटा को देखें तो ये तो पूरा उस जनसंख्या के करीब जा रहा है जितनी वहां मुस्लिम आबादी मानी जाती है। चूंकि एक सीट को हम छोड़ दें जो गोशा महल की सीट है, तो बाकी 6 सीट भी उनके पास है। वहां कोई दूसरी पार्टी भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती। इतने दिन हुए, टीडीपी रही है, कांग्रेस ने शुरुआत में 84 से पहले कांग्रेस ने वहां सीटें जीती हैं, लेकिन 84 के बाद तो कोई पॉलिटिकल पार्टी उस जैसे ही वो हैदराबाद इसके अंदर घुसती है, वो उसके बाद बिल्कुल प्रभावहीन हो जाती है। ऐसा क्या है? जी हाँ धीरेन्द्र जी, यहाँ पर हैदराबाद के इतिहास से क्या गया था 1984 से, जब से यहाँ से AIMIM का गढ़ बन चुका है, तो वहाँ पर 2 बार टकाफर मुकाबला हुआ है। एक है वेंकैया नायडू जी का, जब 90,000 वोटों से, तकरीबन 90,000 वोटों से उन्होंने हारा है। उसके बाद बद्दम बालरेड्डी जी, जो एक स्ट्रॉन्ग लीडर माना जाते हैं हैदराबाद में, बद्दम बालरेड्डी तकरीबन 50 से 60,000 वोटों से उन्होंने हारे थे। ये 2 बार ऐसा सिचुएशन आया था जहाँ पर बीजेपी एक समय पर ऐसा दिखा था कि बीजेपी यहाँ पर कुछ करने वाली है, मगर उसके बाद फिर पिछले कुछ सालों से, मतलब 15-20 सालों से देखा गया तो उस तरह से फिर कोई बीजेपी के उम्मीदवार आए नहीं थे। भगवत राव जी भले 2 बार यहाँ से कंटेस्ट किए थे, 2014 और 2018। 2014 के बाद जब 2018 की बात आती है तो भगवत राव जी को लोग यहाँ पर मतलब वोट बैंक के तरफ ज़्यादा उन्होंने दो बार के बाद उन्होंने सेकेंड टाइम जो है उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया है। उनको कॉन्सर्ट मतलब बीजेपी के वोटर जो रेगुलर सपोर्टर्स रहते हैं बीजेपी को, यहाँ पर हैदराबाद में देखा गया तो तकरीबन 2 लाख से 3 लाख के बीच एक वोट बैंक है। वो कोई भी बीजेपी के उम्मीदवार हैदराबाद में आते हैं तो 2 लाख कम से कम वोट मिलता है। तो भगवत राव जी को लास्ट टाइम
जो जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था बीजेपी के वोटर्स के तरफ से, मगर उतना नहीं मिल पाया। मगर अभी AIMIM की बात देखते हैं, जब से असदुद्दीन ओवैसी यहाँ के अध्यक्ष, AIMIM के अध्यक्ष बने हुए, यहाँ पे पूरी तरह से जो पुराना जो मजलिस पार्टी था असदुद्दीन ओवैसी जी आने के बाद पूरी तरह से बदल गया है। असदुद्दीन ओवैसी जी हमेशा एक बात कहते हैं कि लोगों को पढ़ाने की बात करते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूशन भी खोला है, स्कूल्स भी खोला है, कॉलेजेस भी खोले हैं। ग्राउंड लेवल पे जो भी उनके पार्टी दफ्तर को आते हैं उनको पढ़ने लिखने के लिए एंकरेजमेंट भी दिया जा रहा था। मतलब असदुद्दीन ओवैसी आने के बाद मतलब यहाँ पर कोई भी अगर जो कार्यकर्ता हो या कॉमन पब्लिक को भाई उनका नंबर ओपन रहता है। रात के 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे के समय में भी कोई अगर उनको कॉल करते हैं, उनकी तकलीफ बताते हैं तो उनको रिएक्ट करते हुए कई बार हमने देखा है कि रात के 2 बजे, 3 बजे भी स्पॉट पे जाके उनको क्वेरीज को उन्होंने देखते थे। तो इस तरह चीज़ को असदुद्दीन ओवैसी को लोग चाहने लग रहे हैं, एक बैरिस्टर की तरह देखते हैं, पढ़े लिखे एक लीडर की तरह देखते हैं। पिछली जो मजलिस में पहले नहीं था वो असदुद्दीन राजकिरण, क्योंकि बाहर पूरे देश में, हाँ जरूर धीरेन्द्र जी, केवल मुस्लिम ही नहीं, जो हैदराबाद के बाहर की पहचान है वो एक ऐसे लीडर के तौर पर है जो जिनके भाषणों में कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनलिज्म को लपेट कर कहने की एक स्टाइल के साथ है, जो ये कहते हैं कि भले ही कोर्ट ने फैसला दे दिया हो, हमारे लिए उसका कोई मतलब नहीं, हम आने वाली चीज़ों को बताएंगे, बाबरी मस्जिद थी या थी। तो ये तमाम इशू वो हैं जो कोर्ट से सेटल हुए, इसके बावजूद वो उनका इस्तेमाल करते हैं। वो बैरिस्टर हैं, वो ये जानते हैं कि आखिर मेरी सीमाएं कहाँ हैं, लेकिन उसके अंदर वो उन सबको खेलते हैं। यहाँ उनको यही माना जाता है। आप क्या मानते हैं वहाँ? जी हाँ, ग्राउंड लेवल पे धीरेन्द्र जी, हमने दारुसलाम में रेगुलरली हम लोग कवर करते हैं दारुसलाम भी। जब हम देखते हैं कि दारुसलाम में बल्कि मुस्लिम ही नहीं, अगर कोई 100 लोगों को, अगर एग्जांपल 100 लोगों को दारुसलाम आते हुए देखते हैं, उसमें 40 लोग हिंदू रहते हैं। मतलब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कुछ मतलब डिफरेंसेस नहीं रहता है। जो भी दारुसलाम जाते हैं, मतलब एक बोलते हैं ना कि हर मर्ज की दवा, वो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को ये मानते हैं हैदराबादी लोग कि अगर कोई यहाँ पर कंप्लेंट लेके जाते हैं, कुछ कंप्लेंट लेके उनके पास जाते हैं, तो 99% वो चाहते हैं कि उसको कंप्लीट करें और उसको फॉलो भी करते हैं। ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं, बल्कि मुस्लिम के ही नहीं, हिंदू के जो भी उनके पास गुहार लेके आता है तो उनको कंप्लीट करे बगैर असदुद्दीन ओवैसी उनको ऐसा नहीं छोड़ते हैं। तो ये चीज़ हिंदुओं में बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं, बल्कि दूसरे पार्टी रहते हैं, वो कोई अदर पार्टी, चाहे वो BRS हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी से वहाँ पर दारुसलाम जाते हैं। उनके कंप्लेंट, जो भी उनके कंप्लेंट रहते हैं, वहाँ पर कई सारे प्रॉब्लम्स ये क्लियर हुआ है। उसके बाद अभी पूरी तरह अभी असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ का आज का सिचुएशन ये है कि असदुद्दीन ओवैसी को कहीं ना कहीं देखते हुए नज़र में आता है कि मुस्लिम वोट, कहीं ना कहीं महिला मुस्लिम वोट बीजेपी की तरफ पलटने की एक चांस दिख रहा है। उसी वजह से ये जो इशू है रामनवमी वाला, माधवीलता जी का इशू जो है, इसको यहाँ पर पे लाया गया है। और असदुद्दीन ओवैसी को और सबसे ज़्यादा खतरा है, माधवीलता से भी ज़्यादा खतरा है मजलिस बचाओ के अमजद खान, जो ऑलरेडी असेंबली इलेक्शन में बड़ा धक्का लगा। याकतपुरा सीट में सिर्फ 800 वोटों वहाँ पर MIM जीता, जहाँ पर अमजदुल्ला खान मजलिस बचाओ से उन्होंने किया था, सिर्फ 800 वोटों से वहाँ पर अमजदुल्ला खान हार गए। तो अभी ये देखना है कि अमजदुल्ला खान क्या से हैदराबाद MP कैंडिडेट के तरह ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। अनुपम जी, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बीजेपी की बी टीम रही या बीजेपी की बी टीम कहलाने वाले ओवैसी, वहां कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा नहीं हो रहा है। कांग्रेस के साथ, रेवंत रेड्डी के साथ आजकल बड़े आराम से काफ़ी जगह इफ्तार भी किए हैं, और अभी कोई कैंडिडेट वहाँ नहीं है अभी कांग्रेस का। और ये जो बात आपने सुनी होगी, मेरे लिए भी इसमें से कई चीज़ें नहीं हैं, हो सकता है आपके लिए भी हों, कि जो बाहर, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का बैरिस्टर ऑफ लॉ जो ये कहता है कि भाई कोर्ट ने भले ही फैसले दे दिए हों, लेकिन हम आने वाली पीढ़ियों को बता के जाएंगे बाबरी मस्जिद वहाँ थी। उसके बाद मुख्तार अंसारी, जिसको
यहाँ पूरे पूर्वांचल में सिर्फ इसलिए जाना जाता है। जिसको जाना क्या, जिसके मारे गए लोगों की लाशें और जिसको सज़ा पर सज़ा मिल रही थी उसके नाम पर भी वोट मांगने से हैदराबाद में गुरेज नहीं कर रहे हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब एक ऐसी फैमिली जो रजाकारों के साथ रिश्ते में जो सारी चीज़ें, उसके बावजूद जीत का कारण क्या है? जीत का कारण डेमोग्राफी है पंडित साहब। ऐसा तो है नहीं कि ओवैसी ने आज तक जो रज़ाकारों का एक इतिहास रहा है उसके लिए कभी माफ़ी मांगी हो या उनको कभी बुरा कहा हो। उनको तो पूरा का पूरा रज़ाकारों का सेटअप ही मिला है, वो आज भी उसको डिफेंड करते हैं। और उन्होंने तो शहाबुद्दीन के नाम पे भी राजनीति की है। मुख्तार अंसारी से पहले वो शहाबुद्दीन का भी आपने देखा था कि शहाबुद्दीन की पत्नी को जाके अनकंडीशनल सपोर्ट उन्होंने डिक्लेयर किया है बिहार में। तो क्रिमिनल या ना क्रिमिनल कोई उनके लिए मायने नहीं रखता है। और उनका एक सीधे एक हिंदू मुस्लिम कार्ड है, इसमें कोई बहुत या फिर मुस्लिम आइडेंटिटी कार्ड है, आप इसको समझिए। क्या बैरिस्टर तो सिर्फ उनको ग्लैमर के लिए कहा जाता है। आज तक मैंने ओवैसी को कोई मुकदमा ना लड़ते सुना, ना वो कभी आपको अदालत में नज़र आते हैं किसी मुस्लिम इशू पे। राम मंदिर से लेके, कृष्ण जन्मभूमि से लेके, काशी विश्वनाथ से लेके, कभी आपने ओवैसी को कोर्ट में मुकदमा लड़ते देखा हो तो आप बताएं। तो उनका अपना एक अंदाज़ है, वो जैसे आज जब वो कहते हैं, और देखिए एक इमोशनल अपील है। सबको मालूम है कि बाबरी मस्जिद जो थी वहाँ पे वो ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे राम मंदिर तामीर हो चुका है। लेकिन जब वो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद थी, है और ता क़यामत रहेगी, तो ये एक इमोशनल कनेक्ट है मुसलमानों से। उनको मालूम है कि साहब वहाँ पे ऐसा कुछ एक नया स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, एक नया धार्मिक स्थल आ गया है। लेकिन उनका एक इमोशनल अपील है जो लोगों को पसंद आती है। और देखिए इतिहास बताता है, देखिए जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस हमेशा एक ब्लंडर कर रही है। कांग्रेस ने ओवैसी और केसीआर दोनों को ज़बरदस्त झटका दिया असेंबली इलेक्शन में और मुस्लिम वोट के चलते सरकार बनाई। लेकिन ये वही गलती कर रहे हैं जो इन्होंने दिल्ली में किया। दिल्ली में जब इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, एकदम सुनहरा मौका था कि दिल्ली और पंजाब में ये केजरीवाल से अपनी ज़मीन वापस ले सकते थे, तो ये आके केजरीवाल के पाले में खड़े हो गए। अब जबकि आपने विधानसभा चुनावों में ओवैसी और केसीआर दोनों को इतना ज़बरदस्त झटका दिया है, वो भी मुस्लिम वोट के हवाले से, उसके बाद आप ओवैसी के लिए सीट खाली छोड़ रहे हैं। तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी तो भाई मेरी एकदम समझ के बाहर है, कैसे क्या करते हैं। क्योंकि ओवैसी को असली खतरा अभी, जैसे हमारे पहले कोई कह रहा था, उनको यही है कि साहब ये लोकसभा सीट तो आगे पीछे वो निकाल ही लेंगे, लेकिन उनको दिक्कत है कि साहब उनका जो असेंबली में कांग्रेस का वापस प्रकट होना। देखिए आपको भूलना नहीं चाहिए कि जितनी रीजनल पार्टी, जितने क्षेत्रीय दल हैं, फिर ओवैसी हो, केसीआर हो, लालू यादव हो, मुलायम यादव हो, बसपा हो, केजरीवाल हो, कोई ममता बनर्जी हो, ये सब के सब कांग्रेस का मुस्लिम वोट लेकर खड़े हुए हैं। बिना मुस्लिम वोट के इनमें से किसी भी क्षेत्रीय दल का की कोई भी हैसियत नहीं है, और ये वोट उन्होंने कांग्रेस से ही छीना है। तो कांग्रेस एक तरफ बातें तो भाई उसको वापस लेने के लिए बड़े बड़े मनमोहन सिंह खड़े होकर कह देते हैं कि मुसलमानों का पहला अधिकार है राष्ट्रीय संसाधनों में, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो आप केजरीवाल के मौके पे भी चूक जाते हैं और ओवैसी के मौके। तो लेकिन जब ओवैसी यूपी में आते हैं तो वो बिल्कुल डिवाइडिंग फैक्टर होते हैं, जहां भी होते हैं, चाहे वो कहीं भी जाएं, उनकी ताकत भी वही है। लेकिन जिस तरह से हैदराबाद में कह रहे हैं कि हैदराबाद में उनको हिंदू वोटर्स लाइक करता है, आपको लगता है ये बातचीत मतलब हम इसको इस तरह लें कि क्या वहां ओवैसी दूसरे हैं और बाहर दूसरे? देखिए मेरी बात सुने, ओवैसी को कहा जाता है भाजपा की बी टीम, और उसमें कोई भी गलत नहीं है। देखिए मेरी आवाज़ आ रही है पुनीत साहब? जी आ रही है। अच्छा, तो जब ओवैसी को भाजपा की बी टीम कहा जाता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए ओवैसी अगर 10 वोट भी काटते हैं तो जाहिर सी बात है वो भाजपा विरोधी वोट होता है। दूसरी बात, जितना वोट वो काटते नहीं हैं उतना अपने बयानों से, अपनी प्रेजेंस से, अपने अंदाज से, शैली से वो इतना पोलराइजेशन इकट्ठा कर देते हैं
कि जो भाजपा में वोट डालने नहीं जा रहा होता वो जैसे जो आज़म खान साहब ज़माने तक उत्तर प्रदेश में करते रहे वही काम आके ओवैसी करते हैं। अब रही बात ये कि उनकी साहब हिंदू फॉलोइंग है नहीं है, जाहिर सी बात है, सांसद हैं उनके उनकी अपनी पार्लियामेंट्री उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 40 से 42% हिंदू हैं। तो अब ऐसे तो संभव नहीं है ना कि वो तकरीबन आधे लोगों को कह दें हमारे यहाँ घुसा ही नहीं करो। लेकिन मुझे आज तक कम्युनल ग्राउंड्स पर दावे करने वाला या कम्युनल ग्राउंड्स यानी मतलब इन पे कम्युनल ग्राउंड्स पे राजनीति करने वाला कोई नेता नहीं मिला जो ये दावा ना करता हो कि साहब हमारे हिंदू सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। अभी आप देखिए इमरान मसूद को देख लीजिए, वो जब बात करेंगे वो ये कहेंगे कि साहब हमको मुस्लिम नेता के रूप में आप ना देखें, मेरे पास हिंदुओं का बहुत बड़ा सपोर्ट है। मैं माफिया की तरफ नहीं भी जाऊँ, अगर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, शहाबुद्दीन, इन लोग के लिए तो जो कहा जाता है वो कहा ही जाता है। इसके अलावा जो मुस्लिम नेता जितने उठे हैं, चाहे वो फिर वो शहाबुद्दीन हो, चाहे वो आज़म खान हो, चाहे वो ओवैसी हो, आप किसी के बात देख लीजिए तो उनका हमेशा दावा रहता है कि साहब हमारे पास हमने हिंदुओं के इतने हमने काम करते समय हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, हमारे पास हिंदुओं का बहुत बड़ा वोट है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत है कि अगर उन्हें कुछ हिंदू वोट मिलता भी होगा पुनीर साहब तो ये सोच के मिलता होगा कि साहब ओवैसी को तो हारना नहीं है, फिर वोट वेस्ट क्या करना। जी सैयद जफर साहब, इस पूरी लड़ाई में इस बार के चुनाव में माधवी लता की जो ताकत है, क्या वो पसमानदा और मुस्लिम महिलाओं तक पहुंचने की उनकी ताकत है, या वो जो कह रही हैं कि उन्होंने मदरसों में और उन सब जगह में पिछले कई सालों से वो काम कर रही हैं, फिर उनकी एक जो हॉस्पिटल की तरफ से सर्विस या उनके जो 2 NGO हैं उनके माध्यम से उन्होंने काफ़ी लंबे समय से 8 से 10 साल का वो जितना वक्फा बताती हैं, तो क्या वो वाकई ये पेनिट्रेट करती हैं, ये वोट उनको मिल सकता है? क्या वो जो ओवैसी का एक पूरा जो कहना चाहिए प्रभाव है उसको तोड़ सकती हैं उस हिस्से में? कुछ ऐसा कोई एक ऐसी ग्राउंड? देखिए, इलेक्शन जो भी इलेक्शन होता है उसको बहुत ही जी जान से मजलिस पार्टी लड़ती है। इस बार एक अहम बात मैं मैं समझता हूँ ये पहले चैनल पे इस तरह की बात हो रही है कि पहली बार असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी कहीं ना कहीं ये खदशा है, ये डर है उनको कि क्योंकि हैदराबाद के मुसलमानों में भी ये बात आम हो चुकी है कि मजलिस असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। तो उसमें बड़ी तादाद में मुसलमान ये बात को मान चुके हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहकर पूरे हिंदुस्तान में जाकर मुस्लिम वोट कटवाए हैं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, बीजेपी को फ़ायदा करवाया। तो इसी सबब याकुतपुरा हल्का है, यहाँ पे जो असेंबली का कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें एमबीटी ने 800 वोट से हारा है। तो वो उनकी जो स्टडी है, जो सर्वे है मजलिस पार्टी का, उसमें इस बात का पता चला है कि मुसलमानों में भी नाराज़गी पाई जा रही है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। तो उनकी पार्टी के कई लोग जो है बाहर निकले हैं, पार्टी को छोड़ा है, जिसमें एक ख्वाजा बिलाल है, इस तरह के और नाम है। तो ये लोग पार्टी से नाराज़ इसलिए थे कि वो राजा सिंह के मुकाबले में क्यों अपना कैंडिडेट को नहीं ठहराए, जबकि वहाँ पर एक बड़ी तादाद में 60,000 मुस्लिम वोट थे। तो ये नाराज़गी एक बड़ी तादाद में है। तो असदुद्दीन ओवैसी को ये बात का खदशा है कि अगर मुस्लिम वोट कटते हैं, मतलब वोट ना भी दे किसी और को, बीजेपी को ना दे मुसलमान वोट, मगर औरतों की, लेडीज़ के वोट और हिंदू वोट अगर एक जगह पोलराइज हो जाए और माधवलता वोट ले ले, तो शायद ये सीट कोई उनको मुतज़लज़ल ना कर दे, उनकी सीट को हिला ना दे। तो ये एक खौफ कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि जिस तरह की वो घर घर जाकर असदुद्दीन ओवैसी ये बता रहे हैं कि मैं आपका आदमी हूँ, क्योंकि उनका जो तरीक़ेकार है वो बहुत ही रिजर्व रहते हैं, मगर इस इलेक्शन में बहुत ही दोस्ताना माहौल में हर आदमी से मिल रहे हैं, बुज़ुर्गों से, बच्चों से, बूढ़ों से। तो ये कहीं ना कहीं उनको भी एहसास है कि मैं आप ही का हूँ, मैं अभी पराया नहीं हुआ, ना मैं दिल्ली का हुआ हूँ, ना मैं बिहारी हुआ हूँ, मैं हैदराबादी हूँ। तो उनको हैदराबादी बताने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि लोग नाराज़ है, ये बात मानना पड़ेगा हमको। और लेडीज़ में हिंदू अगर ख़वातीन एक तरफा वोट करती है बीजेपी को, तो असदुद्दीन ओवैसी को अगर मुस्लिम वोट कट जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ भी एक प्रॉब्लम होगा। अभी तक कांग्रेस भी खामोश है। अगर कांग्रेस कोई आजकल में कोई मजबूत दावेदार को डालती है तो मैं समझता हूँ असदुद्दीन ओवैसी के लिए और मुश्किल हो सकती है। हाँ, सैयद साहब ने बहुत
सही बात मुझे लगता है तरीके से बताई कि पिछली बार 50,000 के करीब जो है बीजेपी के उसको कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट को वोट मिला था, वहां 50,000 के करीब मुस्लिम कैंडिडेट था। एक बार ये बाइट सुन लेते हैं, इसके बाद अगला सवाल पूछेंगे। एक बार माधवी लता को सुनते हैं क्या कह रही हैं एफआईआर के बाद। जूम करके देखो साहब आप, ये जो वीडियो चल रहा है ये श्री राम नवमी के दिन हम रामचंद्र जी को राम बाण से मानते हैं। राम बाण यानी सर दुष्ट निवारण और सर्व दुख निवारण। हम ओल्ड सिटी में हर भाई और बहनों का पसमंदे अपसमंदी के लोगों का अपना दुख निवारण के लिए ये जो है हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप। असदुद्दीन जी ना माहिर हो गए, भड़काऊ स्पीच ही दे रहे थे अब तक और भड़काऊ वीडियोस भी बनवाने लग गए लोगों से। तसल्ली नहीं हुई इनको आज तक बंटवारा करने में, जो आगे निकले ना तसल्ली नहीं मिली इनको। लेकिन साहब हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो नको आप। हमारे नरेंद्र मोदी भाई मुसलमानों के लिए भी आगे बढ़ रहे और हिंदुओं के लिए भी आगे बढ़ रहे, सिख के लिए भी आगे बढ़ रहे और ईसाई के लिए भी लोगों के लिए भी आगे बढ़ रहे। असदुद्दीन जी के इस प्रकार से देश को बंटवारा करके एक पाकिस्तान कर लिए, इनको तसल्ली नहीं मिली। जो धनुष था नहीं, जो बाण था नहीं, जो तीर था नहीं, हमने उस दिन एक त्योहार के महोत्सव के जैसा वहां पे जैसे दिवाली पे पटाखे जलाते हैं हमने राम बाण चलाई है। उस मोबाइल में कहीं पे भी जहां हम तीर चला रहे थे मस्जिद नहीं था। अभी आप उस फोन को कोई और दिशा में दिखाना चाह रहे हो तो मस्जिद ही नहीं कुछ और भी आप दिखा सकते हो अगर आप चाहते हो तो। देखिए मस्जिद जो ये बीचों बीच यहाँ पे मस्जिद है, ये मस्जिद को तोड़ा गया है। ये मस्जिद कहाँ है? 97, 98, 99 बालापुर में है। और पता है इस मस्जिद का क्या उम्र है? ये जो बंदा मेरे ऊपर एफआईआर किया है मुझे पता है ये भी इनका एक कीत तोता है। अरे मुसलमान भाइयों जागो जागो, ये कहीं मस्जिद को भी नहीं छोड़ता, ये कहीं मंदिर को भी नहीं छोड़ता। ये लोग जो सच्चाई में बाहर निकालने आई हूं, जिस वक्फ बोर्ड का हर सच में बाहर निकालूंगी, इसी का डर लग गया इन लोगों को। इनको पता है मैं मुसलमानों के साथ ठहरूंगी, इनका यह हरकत नहीं चुप बैठूंगी। देखिए राजकिरण, अभी तक जो बहुत बड़ा नाम है, जो एक बड़ा अजीब से किस्म का दोस्ताना है, जो सैयद साहब ने बताया कि राजा सिंह के सामने, टी राजा सिंह के सामने कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया। और टी राजा सिंह जो है अभी तक तो दिखे नहीं है साथ में। अभी तो कोई इस तरह की कैंपेन मैंने नहीं देखी है जिसमें टी राजा सिंह गांव उसमें घर घर जा रहे हो और कह रहे हो कि माधवी लता को जिताना है। इस तरह से बंडी संजय भी मुझे तो नहीं दिखे हैं। अगर आपके पास, चूंकि आप वहां देख रहे हैं रोज डे टू डे एक्टिविटी, उसी तरह जी कृष्ण रेड्डी भी, जो लोग चेहरे थे वहां, बड़े चेहरे थे, वो कहां हैं? क्या वो माधवी लता के साथ आपको घूमते हुए दिख रहे हैं क्या? नहीं धीरेन्द्र सर, मैं यहाँ पर एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो माधवी लता जो लड़ रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के अंदरूनी लोगों से लड़ रही है और दूसरी तरफ मजलिस पार्टी से लड़ रही है। यहाँ पर दो तरफ की लड़ाई हो रही है माधवी लता जी की, क्योंकि बीजेपी कैडर पूरी तरह से, कोई भी बीजेपी कैडर इनको सपोर्ट करने आगे नहीं आ रहे, चाहे वो टी राजा सिंह हो या बंडी संजय हो या किशन रेड्डी हो। क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल पे जब देखा गया था, स्टार्टिंग में हमने रिपोर्टिंग किया था, जो नॉर्मल कार्यकर्ता से, कुछ लोकल लीडर से हमने बात किया था, उन्होंने पूरी तरह से असंतुष्ट इनको इज़हार किया है कि वो बोल रहे कि माधवी लता एक पैराशूट के तरह यहाँ पर आई है और यहाँ पर सडनली पार्टी में कुछ है ही नहीं जब उनको टिकट दे दिया गया। इस तरह के शुरुआती दौर में सुनाई दे रहा था, मगर जैसा जैसा बाद में कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं, उनका वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसके बाद कुछ मतलब लोकल जो वोटर्स है उनके तरफ दिखाई दे रहा है, मगर बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरह से माधवी लता को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, चाहे वो तेलंगाना बीजेपी के तरफ से हो या लोकल कैडर हो। ये एक साफ तौर पर राजा सिंह तो खुलेआम बता दिया है अपने से बात करते हुए कि अब की बार हैदराबाद में माधवी लता नहीं जीतने वाली है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 6 लाख बोकस वोट है, जिसमें से 5 लाख निकाल देने की बात कह रहे हैं जीएचएमसी, पर वो 15
16 असेंबली सीटों में निकाल दिया गया है, बल्कि हैदराबाद में 7 पार्लियामेंट्री सीट्स आते हैं, जिसमें तकरीबन 6 लाख वोटर्स के दावा कर रहे थे माधवीलता या टाइगर राजा सिंह, ये 2 लोग जो दावा कर रहे थे, मगर उसमें से जो वोट्स निकाले गए हैं ये 7 पार्लियामेंट सीट में से वो तकरीबन हिंदुओं के वोटर निकाले गए हैं। और राजा सिंह का ये भी कहना था कि माधवीलता जिस तरह से टीवी पे दिख रहे हैं, जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं, मगर उस तरह से कुछ होने वाला नहीं है और माधवीलता हारने वाली है। ये बात राजा सिंह ने अपने न्यूज़ नेशन से बात करते हुए ये कहा है। इससे साफ तौर पर नाराजगी क्लियरली दिखाई दे रहा है, चाहे वो बीजेपी कैडर में हो या बड़े लीडर में हो। अनुपम जी, इस तरह की बातचीत आपने सुनी है बीजेपी में कि खुलेआम सीधे तौर पर अपने ही कैंडिडेट को हारने की बात, और ये उस जगह पर चूंकि ये कहा जाता है कि आप पहले तो अपनी चर्चा में लाना होता है, तो चर्चा में लाने में एक नेता कामयाब हुई, आप लंबे समय से उसी चर्चा के सहारे सत्ता में हो, लेकिन जीतने में एक सीट के अलावा कामयाब नहीं होते हो। इसके अलावा हम लोग जी किशन रेड्डी, बंडी संजय, इन बड़े नामों को देखते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, लेकिन वो अभी, हालांकि जो डाटा सर्वे है वो तो बता रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस काफ़ी अच्छी लड़ाई में है, लेकिन ये लोग एकजुट नहीं हैं, ऐसा पार्टी के अंदर बीजेपी के कम देखा जाता है। देखिए धीरेन्द्र जी, राजा सिंह अभी तक कहीं भी भाजपा के चुनाव प्रचार में नज़र नहीं आए हैं। फिर आप ही के चैनल से बात करते हुए उन्होंने इतना बड़ा दावा कर दिया कि भाजपा हार रही है, तो ये बात बहुत अजीब सी है, क्योंकि बीजेपी में क्या किसी भी पार्टी में इस तरह की बातें जल्दी नहीं होती हैं। लेकिन एक बात तय है कि पार्टी इस बात को बहुत हल्के में नहीं लेगी। राजा सिंह की अभी तक जो भी वैल्यू रही है सिर्फ इतनी रही है कि हैदराबाद ओवैसी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे वो 1 सीट जीत लेते हैं। दूसरे, वो जितना बढ़ चढ़ के बोलते हैं और जितनी ऑफेंसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इसके चलते राजा सिंह चर्चा में रहते हैं। शायद राजा सिंह इस सीट से खुद लड़ना चाह रहे थे, शायद राजा सिंह यहाँ पे दूसरा हिंदुत्व का आइकन पैदा होते देखना नहीं चाह रहे थे। शायद यार, जैसा कि आपने देखा कि राजा सिंह के खिलाफ ओवैसी ने कैंडिडेट नहीं दिया, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ओवैसी एक सीट हैदराबाद की निकाल कर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी को 25 से 30 सीटों का तोहफा देते हैं। अब ऐसे में अब देखिए, मैं तो ये भी मानता हूँ कि हैदराबाद में एक ऐसा कैंडिडेट भाजपा ने दिया है जो पहली बार ओवैसी को कम से कम मीडिया लेवल पे, ओवैसी बहुत ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली हैं, तो कोई आदमी उन्हें मीडिया लेवल पे, सोशल मीडिया पे घेर रहा है, और ओवैसी द्वारा उत्तर प्रदेश में एक भी कैंडिडेट ना खड़ा किया जाना, इसको भी मैं ओवैसी की नाराज़गी का प्रतीक मानता हूँ। वो कहीं ना कहीं वो भी बीजेपी को मैसेज दे रहे हैं कि साहब, अगर आपने मुझे हैदराबाद में घेर रखा है तो फिर आप मुझसे उम्मीद ना करें कि मैं दौड़ दौड़ के पूरे देश में आपके लिए वोट काटूं और आपकी बी टीम बनूं। इसमें कहीं कोई लुकी छिपी बात या संकोच वाली बात नहीं है धीरेन्द्र जी। लेकिन राजा सिंह जो कह रहे हैं और जो भी कर रहे हैं, मेरा दावा है कि भाजपा में ये बहुत सफल होकर चल नहीं पाएगा धीरेन्द्र भाई। एक बार मैं उनकी बाइट सुन लेता हूँ ओवैसी साहब की, और फिर सैयद साहब से सवाल होगा जी। वो जो तीर मारने का वीडियो जो दुनिया ने देखा, वो हैदराबाद में हिंदू और मुसलमानों के अमन को कमजोर करने के लिए किया गया। वो किसी इबादतगाह के ऊपर नहीं था, वो हैदराबाद के अमन के ऊपर था। वो हैदराबाद में फसादात कराने के लिए किया गया। मेरे भाई, अगर एहसास है, तकलीफ है, उस इबादतगाह के लिए अगर तकलीफ है, तो कम से कम उस इबादतगाह की अजमत के लिए तो निकल करो, दालो मंजलिस के लिए। बीजेपी आरएसएस वाले एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने इस तरह से वल्गर एग्रेसिव एक्शन करते जो आप लोग नहीं चला रहे। ये जो वीडियो चल रहा है, ये श्री राम नवमी के दिन हम रामचंद्र जी को रामबाण से मानते हैं। हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप। ये बीजेपी आरएसएस
तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहते हैं। असदुद्दीन जी ना माहिर हो गए, भड़काऊ स्पीच ही दे रहे थे अब तक और भड़काऊ वीडियोस भी बनवाने लग गए लोगों से कि रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते। हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो नको आप। अच्छा सैयद साहब, एक आखिरी सवाल के तौर पर आपके पास आना है, क्योंकि आपने उस राजनीति को बहुत लंबे समय से देखा है। क्या आपको लगता है कि एक छोटी सी लाइन दे दी है, गलती कर गई है माधवीलता, क्योंकि विक्टिमहुड कार्ड खेलने में ओवैसी से ज़्यादा बेहतर कोई पॉलिटिशियंस अभी मुझे नहीं दिखता। मैं बहुत बार देखता हूं उनको, वो विक्टिम कार्ड का बहुत बेहतर प्ले करते हैं, ख़ासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जाकर उनको ओप्रेस्ड बताना, उनके साथ हर जगह अत्याचार होना, यहाँ तक कि जो मुख्तार अंसारी जैसे क्रिमिनल डॉन थे उनको भी ये कहना कि ये सिर्फ मुसलमान हैं इसलिए इनके साथ ये हो गया। और ऐसे में अगर आपको, आप देख रहे हैं वोट मांग रहे हैं कि अब आप इसकी असमत के लिए तो दे दीजिए मजलिस से, तो ये उनको कार्ड खेलने के लिए मिल गया है या वाकई इस बार जो आप बता रहे थे वही है कि इस बार उनको अंदर से जो उनके पार्टी के लोग टूट के गए हैं और खुद उन पर प्रेशर है, और जैसा वो बता रहे थे हमारे अनुपम जी सीनियर जर्नलिस्ट कि किस तरह से एक सीट जीतते हैं और 25 सीट जिता देते हैं, ये बात क्या हैदराबाद की जनता समझ गई है क्या? जी, अनुपम जी ने जैसा कहा कि बी टीम के हवाले से ये बात यहाँ के अक्सर लोग इस बात को मान रहे हैं। और ये जो माधवीलता ने एक, जैसा अनुपम जी ने कहा कि मीडिया लेवल पर असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर देने के तौर पर तो इस वक्त माधवीलता को देखा जा रहा है, इसलिए कि इससे पहले जितने भी लोग लड़े हैं इलेक्शन मजलिस के मुकाबले में, वो मीडिया के लेवल पर इस तरह से जो है टकराव नहीं दे सके थे। इस बार ये लेडी ने टकराव दिया है। और रही बात, ये असदुद्दीन ओवैसी भी बेहतर जानते हैं कि माधवीलता का कोई वोटर इनको वोट देने वाला है नहीं, मगर क्योंकि ये बात को वो नेशनल लेवल पर लेके जाने में कामयाब हुए असदुद्दीन ओवैसी कि बीजेपी की मानसिकता ये है कि वो मस्जिदों को बांट मारने की सोच रखती है, बल्कि ये यूपी में और हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है वो वहाँ पर इसको काट खेल रहे हैं। जैसा कि बिहार में है, वहाँ के मुसलमानों को ये बताया कि ऐसे लोगों से मैं लड़ रहा हूँ, लिहाजा मजलिस को ताकतवर करो। और ये इससे होगा ये कि ये जैसा असदुद्दीन ओवैसी एक माहिर है, पॉलिटिशियन है, एक एक्सपर्ट है, मगर उससे उनकी इस बात से फ़ायदा तो माधवीलता को ही होगा। मिसाल के तौर पर मुसलमान मुखालिफत करेंगे कि इस औरत जो है तासुब रखती है, हमारी मस्जिद को तीर मार रही है, तो वो कोई वोट देने वाला तो था नहीं माधवीलता को। उनको जो वोट देने वाला है वहाँ पर वोट बढ़ सकते हैं। और वो जो लेडी कह रही है कि मेरे सर पर राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, तो यानी एक सेकुलरिज्म वाली बात तो कर रही है ज़ाहिरी तौर पर। असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी चाहिए मेरे पास भी रहीम का सर पे हाथ है और राम का मेरे साथ राम के लोग हैं बोल के भी कहना चाहिए। जी, मुझे लगता है कि एक बेहतरीन चर्चा आप सब लोगों के साथ रही, आप सब लोग जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस पूरी चर्चा को अगर हम गौर करते हैं तो ये बात साफ होती है कि जो तीर है माधवीलता का वो निशाने पर है, और आज के समय में उन्होंने अपने लक्ष्य को, जो शुरुआती लक्ष्य होता है, क्योंकि युद्ध में फाइनल वॉर चलने से पहले आपको रणनीति बनानी होती है और उस पर चलना होता है, कूटनीति और रणनीति के साथ आप आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि माधवीलता ने यह शुरुआत की है और इसमें वो कामयाब रही है। जिस सीट से कभी टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश पर एक छत्र राज करते थे, या फिर वेंकैया नायडू जिनको हम लोग दक्षिण में बीजेपी का सबसे मजबूत स्तंभ मानते थे, उन सब को वहां हार माननी पड़ी। वहां पर माधवीलता इस वक्त आगे दिख रही हैं, कम से कम प्रचार में और अपने इस तरह की मीडिया प्रबंधन में। मुझे लगता है ये दिलचस्प मुकाबला इस देश की राजनीति में इस चुनाव के बड़े मामलों में याद रखा जाएगा। आप सभी का, दर्शकों का धन्यवाद। आप देखते रहिए सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर। कल फिर किसी और विषय पर। नमस्कार।